हेलो एवरीवन। नमस्कार। 12 बज गए और आप सभी के सामने क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आ जाएं जितने भी फ्रेंड्स हैं लाइव। नमस्कार ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। एक पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसका ही सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप लोग लाइव आ जाएं। आप सभी का ही वेट कर रहा हूँ मैं। बाकी नमस्कार जी। अंकुश एक बार शेयर कर दो आप क्लास को, ताकि और बच्चे भी जुड़ जाएं। क्लास शेयर कर दो। आज पेपर करवा रहा हूँ आपको एक ITI इंस्ट्रक्टर का। एक हाई लेवल का पेपर है वैसे, और बहुत सिंपल पेपर है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है। ये फ़ोन डाल लेता हूँ मैं पॉकेट के अंदर और अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल की क्लासें अब मुझे लगता है कि हमें डेली स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी के साथ आज ये पहली क्लास आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए, ये पेपर जो अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चन सारे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं आया हूँ, और जितना हो सकता है उतना करेंगे। पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर 8 बिट बनता है। 8 बिट से क्या बनता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि 8 बिट बनता है या 8 बिट मैकअप है, यानी कि 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं। तो 8 बिट जो मिलकर बनाते हैं 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट बनाते हैं 8 बिट मिलकर। ठीक है, याद रखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर के हैं। अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अपने कुछ आते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है मोडेम किससे जुड़ा होता है। मोडेम क्या होती है? मोडेम वो होती है जिसे हम नेट कनेक्ट करके चलाते हैं। और मोडेम किस चीज़ से मिलकर जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है फ़ोन लाइन से। ठीक है, फ़ोन लाइन। मोडेम किस चीज़ से जुड़कर मिलकर जुड़ी होती है? ये फ़ोन लाइन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रैम होता है। कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है, एक कंप्यूटर के अंदर रैम होती है और एक होती है रोम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले तो ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये 2 प्रकार की चीज़ होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। अब ये रैम जो होती है ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रैम अपनी जो बनी होती है, मिलकर बनी होती है ये अर्धचालक से। ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है अपनी रैम। ठीक है, राम राम जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। या 7 बच्चे लाइव हैं, एक बार आप और शेयर कर दो, ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे। राम राम जी, महेंद्र जी, जतिन वर्मा, दीपक चौहान, एजुकेशन हब कोडला कलां, जतिन वर्मा, ओके रिपोर्ट है। थैंक यू भाई। ठीक है, एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई खराबी तो नहीं लग रही। चलिए, अब अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है जो इसका ही बनता है कि भाई इनपुट डिवाइस कौन सी है। ये क्वेश्चन हमेशा ही पजल करता है कि कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है और कौन सी डिवाइस है जो इनपुट नहीं है। तो अगर प्रिंटर की बात करें ना, तो स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन प्रिंटर जो होता है वो एक्सटर्नल डिवाइस होती है, यानी कि वो एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस नहीं होती। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसमें से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बच्चे कम हो गए भाई, इतने में तो फिर मज़ा नहीं आता। ये टेक्निकल की करवा रहा हूँ दोस्त, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं वो बता रहा हूँ। अभी टेक्निकल की करवाऊँगा, टेंशन मत लो, टेक्निकल के लिए आया हूँ मैं। चलिए, अभी टेक्निकल के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। टेक्निकल के क्वेश्चंस क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन बन रहा है, डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को पटलित क्यों किया जाता है? पटलित का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पटलित करने का मतलब है कि लेमिनेटेड। ठीक है, उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? लेमिनेटेड करने के
एक कारण होता है कि भैया इसका एडी करंट लॉस क्या हो जाए, एडी करंट लॉस कम हो जाए। ठीक है, एडी करंट लॉस को हम बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है और एक होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस, एक बार मार्कर में थोड़ी सी मैं इंक डाल लूं। उसके बाद अपन करते हैं दो प्रकार के जो दोष होते हैं, एक हिस्ट्रेसिस लॉस होता है और एक एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, अब एडी करंट लॉस क्या करता है, एडी करंट लॉस में ये होता है कि जैसे ही हम किसी में मान लो करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने के बाद वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के कारण जो लॉसेज होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एडी करंट लॉस। और हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है कि बार बार चुंबकित और विचुंबकित, यानी कि अगर किसी चीज़ में अपन क्या करते हैं, एक बार उसको मैग्नेटाइज करेंगे, एक बार उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है, तो बार बार वो क्या होगा, चुंबकित होगा और विचुंबकित होगा, तो उसके कारण जो लॉस होंगे वो क्या कहलाते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है, दो प्रकार के लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्ट्रेसिस लॉस। चलिए, ठीक है, हाँ जी, इसको भंवर धारा बोलते हैं। एडी करंट लॉस जो होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, भंवर धारा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है, अब हिस्ट्रेसिस लॉस से बचाव कैसे करते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस से आपको बचाव करने का तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां, ठीक है, पतली पतली पत्तियां, सिलिकॉन स्टील की आप लोग क्या करोगे, पत्तियों को रिविट करके बनाओगे। ठीक है, और रिविट करने के लिए जैसे मान लो एक ये पत्ती है मेरे पास, एक ये पत्ती है, अब इन दोनों पत्तियों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। जैसे आपने एलीमीटर वगैरह देखा होगा तो इसमें ना इस प्रकार की पत्तियां बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार की पत्तियां बनी होती है। अब मुझे इन दोनों पत्तियों को जोड़ना है। जैसे बना तो मैंने इसको किसकी दी, सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, इसको मैंने सिलिकॉन स्टील की पत्तियां बना दी। अब मुझे इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर इनको मैं डायरेक्टली जोड़ दूं, मतलब इनको लेमिनेटेड ना करूं, लेमिनेटेड किस लिए किया है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगर मैं इनको लेमिनेटेड ना करूं, ठीक है, तो फिर इन पतली पतली पत्तियों का बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने इनको लेमिनेटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में वैसे नहीं जुड़ी हुई। जैसे मान लो ये एक पूरा का पूरा एक चट्ठा बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी ये पतली पतली पत्तियां काट ली। अब इन पतली पतली पत्तियों को मैंने क्या कर दिया, लेमिनेटेड कर लिया। लेमिनेटेड करने के बाद ये जुड़ी तो जरूर है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है जी, हिस्ट्रेसिस लॉस बिल्कुल शिथिल आनी होती है जी। क्लियर है, अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आज सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा मैं। और अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, औरों का तो पता नहीं। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन कैसे निरस्त किया जाता है, यानी कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का जो इफेक्ट होता है उसको कैसे खत्म किया जाता है। तो ब्रश में दो स्थिति होती है, देखो जीएनए से क्या करते हैं, ब्रश को जीएनए से एमएनए की स्थिति में खिसकाकर हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो चुंबक वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल से करेंगे और क्लास कंटिन्यू लाइव करवाऊंगा, तो जितना रिस्पॉन्स अच्छा आएगा उतनी ही अच्छी क्लास आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, डीसी जनरेटर मोटर की चाल को कैसे बढ़ाते हैं। ये शायद पेपर आया था HSSC का, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि डीसी मोटर की चाल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। देखो, चाल को बढ़ाने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, EB इक्वल टू 5ZN अपॉन 60 इंटू P/A। ये एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, EB इक्वल टू 5ZN/60 इंटू P/A, यानी कि ये क्या है, स्पीड है। अगर मेरे को मोटर की स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, बैक EMF क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। जितना ज़्यादा बैक EMF होगा स्पीड क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो यानी कि एक तो बैक EMF को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, बैक EMF को बढ़ा के और आर्मेचर का जो करंट होगा उसको कम करके। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, बैक EMF बढ़ाता है तथा धारा घटाती है। जब डीसी मोटर की स्पीड को बढ़ाते हैं तो बैक EMF बढ़ जाता है और करंट क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका यही ऑप्शन दिया है, जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो बैक ईएमएफ बढ़ता है और धारा घटती है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग नोट करते रहें इसको। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, स्थिर चाल मोटर के साथ कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड जो मोटर होती है उसको हम कौन से स्टार्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, तो जो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है उसको करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर क्या होते हैं, देखो स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं डीसी मोटरों के लिए। डीसी मोटरों के लिए एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है, जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर और इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एनवीसी लगी होती है। कभी कभी एनवीसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि एनवीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, नो वोल्ट कॉइल एनवीसी की फुल फॉर्म है। और एक चीज़ और लगी होती है ओएलसी। ओएलसी ओएलसी क्या होती है, ओवरलोड रिलीज कॉइल। ये क्या करती है कि जैसे ही मान लो लोड ज़्यादा हो जाता है तो इस टाइम पे इस कॉइल का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है। लैप वाइंडिंग का यूज कहाँ पर करते हैं, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, बताया था आपको, एक लैप होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। अब पूछ लेते हैं कि कौन सी वाइंडिंग है जिसमें समांतर पथों की संख्या आर्मेचर नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ पूछ लेते हैं। 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, याद रखना, जिसमें ए और पी दोनों साथ आ रहा हो उसमें नंबर ऑफ पोल और ए दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और इसके अंदर ए क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा, चाहे पोल जितना मर्जी हो, चाहे पी इक्वल टू कितना भी। ठीक है, याद रखना, पोल पे डिपेंड नहीं करता, ये करता है समांतर पथों की संख्या, इसमें 2 ही रहती है। और जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें समांतर पथों की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। अब क्वेश्चन ये है कि लैप वाइंडिंग का प्रयोग कौन से जनरेटर में करते हैं, तो निम्न विभव और उच्च धारा के लिए, यानी कम वोल्टेज उच्च धारा, कम वोल्टेज और उच्च धारा के लिए हम किस वाइंडिंग का यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग का। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। दीपक चौहान, थारा ITI, नमस्कार गुरुदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड फैक्टर या लोड गुणांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। लोड गुणांक क्या चीज होती है, ठीक है, तो लोड गुणांक क्या होता है, औसत लोड और उच्चतम लोड का अनुपात क्या होता है, लोड फैक्टर कहलाता है। ठीक है, लोड गुणांक या लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, औसत लोड और उच्चतम लोड का अनुपात क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। ठीक है, इसमें औसत लोड और उच्चतम लोड का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, लोड फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, छोटी मशीनों के लिए दिष्ट धारा मशीन का योग बना हुआ होता है। 2 प्रकार के योग होते हैं, देखो एक मशीन होती है छोटी और एक होती है बड़ी। योग क्या होता है, योग बोलते हैं बॉडी को। ठीक है, तो छोटी मशीनों की जो बॉडी बनी होती है वो बनी होती है कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन। ठीक है, छोटी जो मशीनें होती है उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीनों की बॉडी बनी होती है कास्ट स्टील की। ठीक है, कास्ट स्टील की बॉडी बनी होती है बड़ी मशीनों के लिए। ठीक है, और छोटी मशीनों के लिए बनी होती है किस चीज़ की, कास्ट आयरन की। क्लियर है जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधित रखा जाता है। वही चीज़ है कि जैसे मान लो ये कम्यूटेटर बना दिया मैंने, अब इसके अंदर क्या है, खंड कटे हुए हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और इन खंडों को एक दूसरे से अलग कैसे रखते हैं, क्या लगाते हैं बीच में, तो इसमें बीच में लगाते हैं भाई माइका। ठीक है, माइका। ठीक है, चलिए माइका के द्वारा क्या रखा जाता है, इसको अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
किसी डीसी जनरेटर की लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है। अभी आपको बताया था लैप और वेव वाइंडिंग में, तो ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, किसी डीसी जनरेटर की लैप कुंडली में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। ए क्या होता है, समांतर पथों की संख्या। बात कर रहे हैं लैप की, जिसमें ए और पी दोनों एक साथ आ रहा है, यानी कि ए इक्वल टू पी। तो नंबर ऑफ पोल जितने होंगे या ध्रुवों की संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगी इसमें नंबर समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, एक कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर मूल रूप से क्या है। ठीक है, तो जो कैपिस्टर स्टार्ट और कैपिस्टर रन की जो सिंगल फेज मोटर है वो मूल रूप से क्या है, टू फेज मोटर है। याद रखना कि जो मोटर क्या है, कैपिस्टर स्टार्ट है, कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन, ये जो मोटर होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये मोटर किस चीज़ में लगी होती है, कैपिस्टर स्टार्ट और कैपिस्टर रन की। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सिंगल फेज मोटर होती है ये टू फेज मोटर होती है लगभग। ठीक है, टू फेज मोटर के समान होती है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो होती है टू फेज इंडक्शन मोटर होती है, टू फेज इंडक्शन मोटर। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताओ आप लोग मुझे कि ये मोटर किस में लगी होती है, कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं, बस आप लोगों के कमेंट का ही वेट कर रहा हूं मैं। बता दो भाई कोई तो कमेंट करके। देखो वैसे महेंद्र जी अपनी मोटरें क्या होती है, एक तो थ्री फेज मोटर होती है जो अपन ने देखी होगी, जैसे आटा चक्की में लगी होती है या घरों में जो पानी वाली मोटर लगी होती है। ये जो मोटर होती है सिंगल फेज मोटर होती है, और आटा चक्की में जो मोटर लगी होती है वो थ्री फेज मोटर होती है। लेकिन ये जो कैपिस्टर स्टार्ट और कैपिस्टर रन मोटर होती है ना, ये टू फेज मोटर होती है। ठीक है, वैसे फेज अलग अलग होते हैं, 6 फेज भी होते हैं, 12 फेज भी होते हैं, लेकिन अपने देखने में यही आया है कि भाई 3 फेज और सिंगल फेज। शायद आप लोगों ने भी यही देखा होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल तेजपाल जी, बिल्कुल सही है तेजपाल सुमन। ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है, पी होता है लैप वाइंडिंग में। कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर किसी को नहीं पता किस में लगी होती है, मैंने तो ये चीख चीख के बताया था अपनी पुरानी क्लासों में कि भी इसमें ये चीज़ लगी होती है। तो आपकी जो फ्रीज की मोटर होती है ना, कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर होती है। ठीक है, जो स्टार्ट भी किससे होती है, कैपिस्टर के साथ होती है, और रन भी किस पे करती है, कैपिस्टर पे करती है। अब बताओगे आप लोग कि फैन में नहीं होगी, फैन में होगी परमानेंट कैपिस्टर मोटर, स्थायी कैपिस्टर मोटर। ठीक है, बिल्कुल ये सिंगल फेज मोटर होती है वैसे तो, लेकिन फेज मोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज बोल देना, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि एक कैपिस्टर स्टार्ट कैपिस्टर रन मोटर सिंगल फेज मोटर मूल रूप से कौन सी मोटर है, तो मुख्य रूप से ये जो है ना ये टू फेज इंडक्शन मोटर है, जिसको हम सिंगल फेज मोटर बोलते हैं। ठीक है, कोई ना, आप दोबारा से स्टार्ट करा देंगे, पूरी की पूरी चीजें आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, व्यावसायिक रूप से कितने एचपी की मोटर निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के 1 एचपी, 2 एचपी, 5 एचपी और 10 एचपी। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन दोबारा सुन लें। सिंगल फेज मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है, व्यावसायिक रूप से कितने एचपी तक निर्मित होती है, व्यावसायिक रूप से कितने एचपी तक निर्मित होती है, कौन सी मोटर है, सिंगल फेज मोटर। ठीक है, ओके बिल्कुल करा देंगे दोस्त। ठीक है दीपक जी, बिल्कुल करा देंगे। अभी आप मुझे इसका आंसर बता दो कि व्यावसायिक रूप से कितने एचपी तक की मोटर का निर्माण होता है सिंगल फेज का। अगर किसी को ना पता हो तो फिर मैं बताता हूँ।
चलिए, इसमें होगा 2 HP तक, ठीक है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट दे रखा है, नहीं नहीं 5 या 10 HP नहीं, 2 HP तक, ठीक है, किसी भी बुक में आप लोग देख लेना। और ये IT इंस्ट्रक्टर का पेपर है राजस्थान का, तो इसके आंसर की हम लोगों ने तैयार करी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए बनाया गया है। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसे बनाया गया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं मैं, 60 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ देता हूं तो क्या होगा? अगर 50 हर्ट्ज वाली स्क्विरल केज, ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आंसर आप लोग नोट कर लेना, लिखवा रहा हूं आप लोगों को। तो कितने, किस हिसाब से चलेगी ये, ठीक है, तो किस हिसाब से चलेगी? एंस लिख लो आप लोग इसका, निर्धारित चाल से 6/5 भाग से चलेगी, ठीक है। और ये आपको सेम डिट्टो ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में 2 चीज़ें आपको मिलेगी अलग अलग, या तो यहाँ पर ऐसे मिल सकता है कि 5/6, लेकिन आपको ये क्वेश्चन वैसे याद ही रख लेना है कि अगर मान लो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाली मोटर को 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ तो क्या होगा कि 6/5 भाग से चलेगी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 2 ही है, ठीक है, 2 HP है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है? हंटिंग दोष किस कारण से नहीं होता किसी सिंक्रोनस मोटर में? अगर मान लो लोड चेंज करते हैं, लोड चेंज करने के बाद मोटर में बिल्कुल हंटिंग दोष होगा। फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो बिल्कुल होगा। अगर अपन उसको क्या करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज देते हैं तो भी हंटिंग दोष होगा। लेकिन जो विंडेज फ्रिक्शन है या वायु घर्षण है, वायु घर्षण क्या है? हंटिंग दोष वायु घर्षण के कारण नहीं होता। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है? तो हंटिंग के कारण कौन कौन से मैंने बताया कि अगर मान लो वेरिएबल यानी कि जो चेंज होने वाले वोल्टेज देते हैं वो भी है। अगर मान लो उसको फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, अगर उसकी चेंज करते हैं तो भी होगा। अगर उस पर लोड चेंज करते हैं तो भी उसमें क्या होगा, हंटिंग दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन दे देते हैं, कोई बात नहीं। 14 बच्चे लाइव हैं, एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें, जितने भी बच्चे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे आप लोगों को करवा रहा हूं, तो जितने भी आपके एजुकेशंस के ग्रुप हैं उसमें आप लोग शेयर कर दें। और मेरा पेज फन टॉक्स विद विजय, ठीक है, फेसबुक पे जाएं, वहां पर आप सर्च करें फन टॉक्स विद विजय, पेज है अपना, उसको आप लोग लाइक करें, ठीक है। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के क्या कार्य होते हैं? गुरुजी ये पता नहीं है, बाकी पता करके बता देंगे आपको, ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा मैं। नेक्स्ट दे रखा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अब बात करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 2 चीजें लगी होती है भाई, एक स्लिप रिंग लगी होती है, एक स्प्लिट रिंग लगी होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे स्लिप रिंग किस में लगी होती है, स्प्लिट रिंग किस में लगी होती है? तब तक मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। ये इसका क्वेश्चन है, होता है। ऑप्शन है कम प्रारंभिक बल आघूर्ण, स्टार्टिंग टॉर्क कम, ठीक है। बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। इसमें क्या है? मध्यम स्टार्टिंग टॉर्क, या इसमें क्या हो सकता है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, या इसमें क्या हो सकता है? शून्य बल आघूर्ण, ठीक है। चलिए, ओके कुलदीप जी, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अच्छी बात है। बस
लोगों को पता लग जाए कि भाई अपनी कोचिंग में चलता है। बाकी तो जहाँ भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पर सारे के सारे पेड कोर्स करवाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे शायद मैंने कई बार स्टार्ट किया है लेकिन कंप्लीट में नहीं करवा पाता क्योंकि बच्चे नहीं आते, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली अगर आप लोग आओगे तो बिल्कुल आपको करवाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सी ऑप्शन तेजपाल जी। बिल्कुल आपका क्या होगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होगा, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होगी स्टार्टिंग टॉर्क उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखना। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट दे रखा है इंडक्शन मोटर में रेंगने का कारण। इंडक्शन मोटर में रेंगने का कारण, रेंगने का चीज क्या होती है भाई, क्राउलिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्राउलिंग। क्राउलिंग क्यों करती है मेरी इंडक्शन मोटर, क्या कारण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हार्मोनिक उत्पन्न होगा, हार्मोनिक उत्पन्न होने के कारण मेरी मोटर क्या करेगी, क्राउलिंग करेंगी या रेंगेगी, ठीक है। दीप्ति राठौर सर, स्लिप रिंग एसी में हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल ठीक है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, सही बात है ये। अब मैंने एक चीज़ पूछी थी आपको, स्लिप रिंग किस में यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग किस में यूज़ करते हैं। देखो स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं अपन डीसी के लिए, ठीक है। स्प्लिट रिंग डीसी के लिए करेंगे, और वहीं पर अगर एसी की बात करें तो एसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लिप रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। स्लिप रिंग क्या होगा, पूरा का पूरा छल्ला होगा। दो प्रकार के छल्ले होते हैं, जैसे ये छल्ला अगर मैं बात करूं तो स्लिप रिंग है, और अगर इस छल्ले को मैंने क्या कर दिया, दो भागों में काट दिया बीच से, एक छल्ले के मैंने क्या बना दिए, दो भाग बना दिए, तो अब ये मेरी क्या होगी, स्प्लिट रिंग होगी। अब इन पे क्या लगा दिए मैंने, ये कार्बन ब्रश लगा दिए, ठीक है, ये कार्बन ब्रश लग गए यहाँ से। अब आप बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आया होगा, तो और मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कम्यूटेटर हमारा क्या काम करता है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब आप बोलोगे कि सर अगर कम्यूटेटर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो हमें स्प्लिट रिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लिया कि स्लिप रिंग लगाया है हमने कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया कम्यूटेटर ने, अब हमने यहाँ पर क्या लगाया, स्लिप रिंग लगा के हम लोगों ने क्या ले ली, एसी ले ली। लेकिन जब हमारे पास डीसी पड़ी है तो हम लोगों ने स्प्लिट रिंग यूज़ क्यों की, स्प्लिट रिंग, ठीक है। डीसी से स्प्लिट रिंग लगाएंगे वो भी डीसी बनाएगी, तो हम लोगों ने स्प्लिट रिंग यूज क्यों करी है, किसी के पास कोई जवाब है। थैंक यू कुलदीप जी। अब जल्दी से आप लोग ये बताओ कि हम लोगों ने स्प्लिट रिंग यूज क्यों करी है, क्योंकि जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर ने एसी से क्या बना दी, डीसी बना दी। अब हमें डीसी बनाने के लिए वापस स्प्लिट रिंग की जरूरत क्यों पड़ी, बता दो जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो बता दो, अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ, आपके कमेंट पता नहीं कब आएंगे, ठीक है। देखो डीसी मैंने आपको बताई थी कि तीन प्रकार की डीसी होती है। डीसी तीन प्रकार की कौन सी, डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये तीन प्रकार की डीसी होगी, ठीक है। एक डीसी तो होगी बिल्कुल प्योर डीसी, क्लियर है। दूसरी डीसी हो गई अपनी स्क्वायर वेव, ठीक है, इस हिसाब से चलेगी, ठीक है। ये भी हो सकती है, ये तो नहीं बना सकते आप, ठीक है। चलिए अभी आपको जो दो डीसी बनती है ना वही बता देता हूँ। एक ये डीसी हो गई, भी ये भी डीसी है, ठीक है। तीन प्रकार की डीसी होती है, तीन प्रकार की अपनी क्या होती है, एसी होती है। तो ये जो कम्यूटेटर एसी से क्या करेगा, डीसी बनाएगा। आर्मेचर के अंदर कौन सी बनती है, आर्मेचर में बनती है एसी करंट। इस एसी करंट को कम्यूटेटर किस में चेंज कर देगा, डीसी के अंदर। लेकिन ये जो डीसी बनाएगा ये पल्स सेटिंग डीसी बनाएगा, पल्स सेटिंग। और पल्स सेटिंग डीसी कौन सी है, ये डीसी, ठीक है। ये पल्स सेटिंग डीसी बनाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इस पल्स सेटिंग डीसी का तो मैं यूज नहीं कर सकता, इस पल्स सेटिंग डीसी को मुझे चेंज करना है प्योर डीसी में। और ये जो स्प्लिट रिंग लगाई है ना हम लोगों ने दोस्त, स्प्लिट रिंग, तो ये स्प्लिट रिंग क्या करेगी, पल्स सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में चेंज करके हमें दे देगी,
ठीक है। फेज को टू पार्ट में अपन क्या करते हैं, किस चीज़ से करते हैं, फेज को दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर लगा के हम, देखो सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि एक मोटर को चलाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम दो फेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर हमें फेज डिवाइड की ज़रूरत पड़ती है दीप्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम स्प्लिट रिंग का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है तो दोबारा बता दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन की वर्दी प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की वर्दी प्रतिबाधा को किस से परिभाषित करते हैं, किस से परिभाषित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के √L/C, दूसरा ऑप्शन है √LC, तीसरा ऑप्शन है √L+C, चौथा ऑप्शन है C-L। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दे दें। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग। इंग्लिश में बता देता हूँ, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज ए। तेजपाल सुमन जी का एक मैसेज आया है। नेक्स्ट कोई और बी हो सकता है, अंकुश। चलिए, और सुनील कुमार सी, महेंद्र भाटी सी, √LYC। बिल्कुल, जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही है, √L/C आएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, एक केबल को चालक का आकार किस चीज़ पर निर्भर करता है, यानी कि एक केबल है उसकी मोटाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के एम्पियर में, किस चीज़ में किस चीज़ पे दर्शाते हैं अपन, धारा के अकॉर्डिंग लेते हैं, या कुचालकता के अकॉर्डिंग लेते हैं, या विभव के अकॉर्डिंग लेते हैं, या शक्ति पर डिपेंड करती है। अगर हम एक केबल का चूज करते हैं तो क्या देख कर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुलदीप जी कर देंगे, टेंशन मत लो। ये मान लो कि कल से 12 बजे सभी को लाइव आ जाना है, 12 बजे से हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक केबल का चूज हम करते हैं करंट रेटिंग देख के कि किस एम्पियर तक की करंट जो है वो सहन कर सकती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइनों का वोल्टता नियमन। ठीक है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का अंकिक मान कितना होना चाहिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है उनका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उनका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, थर्मल पावर प्लांट की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको एक थर्मल पावर प्लांट है उसकी क्षमता को बढ़ाना है तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन है प्लांट का लोड कम कर देंगे, दूसरा ऑप्शन है उच्च भाप का उपयोग करके, तीसरा ऑप्शन है कोयला ज़्यादा मात्रा में जला के, और चौथा ऑप्शन है पानी का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके। बिल्कुल 12 बजे आ जाना जी, सारे के सारे कल कॉपी और पेन लेके पूरा कोर्स स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो लाइव क्लास करेंगे, आपके कमेंट्स भी ऐसे लगेगा आपको क्लास जैसा माहौल मिल रहा है। ठीक है, चलिए बताइए थर्मल पावर प्लांट की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लांट का लोड कम करके, दूसरा ऑप्शन है उच्च भाप दाब का उपयोग करके, तीसरा ऑप्शन है कोयला ज़्यादा मात्रा में जला के, और चौथा ऑप्शन है पानी की ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके। बी ऑप्शन।
साथ में बी ऑप्शन बता रहे हो, साथ में कोयला वाला बता रहे हो भाई, जसवंत सिंह बी। ठीक है, उच्च भाप वाष्प का यूज करके, याद रखना उच्च भाप वाष्प का उपयोग करके। ठीक है, उच्च भाप वाष्प का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक थर्मल पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल से कंटिन्यू आपको क्लास करवाऊंगा प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा उस टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कुंडली में क्या होते हैं। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक करंट ट्रांसफॉर्मर होता है और एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक सीटी होता है और एक होता है पीटी। अब एक चीज़ बताओ, इन दोनों ट्रांसफॉर्मरों को किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। किस किस को पता है कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मरों को किस किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। ये क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर, और ये है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि करंट ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी जब टॉपिक आएगा तो उस टाइम पे अपन बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तेजपाल सुमन ने जो आंसर दिया है इंस्ट्रूमेंटल, इनको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भाई, इनको इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। अब सीटी काम क्या करती है, देखो सीटी ये काम करती है कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 5 एम्पियर करंट मापने का क्या है, एम्पियर मीटर है। ठीक है, और मेरा करंट चल रहा है 50 एम्पियर का। ठीक है, 50 एम्पियर का मेरा करंट चल रहा है और मेरे पास जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 5 एम्पियर का है। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा मैं इसको करंट दे देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, जल जाएगा। लेकिन मुझे ये मेजर करना है कि कितने एम्पियर तक का है, तो मैं क्या करूँगा, सीटी का यूज़ करूँगा। सीटी क्या करेगा कि करंट को कम करेगा, यानी कि ये किस में करेगा, रेशियो में। ये क्या बना देगा, रेशियो में बना देगा कि जैसे मान लो 50 एम्पियर करंट है, इसको 5 एम्पियर में मेरे को मेजर करना है, तो ये क्या कर देगा, रेशियो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, 5 एम्पियर वाले से भी इस 50 एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। यही काम क्या करता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या पीटी करता है। लेकिन ये क्या करता है, वोल्टेज के केस में, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2000 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और मेरे पास 20 वोल्टेज मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या करेगा, पीटी अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो वोल्टेज ये क्या कर देगा, डाउन कर देगा, और वोल्टेज को एक रेशियो में कन्वर्ट करके बता देगा। 20 एम्पियर का जो 20 वोल्टेज का जो वोल्ट मीटर है वो भी क्या कर देगा, इसको मेजर कर देगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को चीज़। बिल्कुल कुलदीप, सही बात है। ठीक है, ये चीज़ है कि हम सीटी और पीटी का कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है, सीटी और पीटी को। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से होते हैं, तो सीटी और पीटी दोनों क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अधिक मान का करंट कम मान के एम्पियर मीटर से मेजर करने के लिए हम सीटी का यूज़ करते हैं, और अधिक वोल्टेज की वोल्ट को कम वोल्टेज के वोल्ट मीटर से मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीटी का यूज़ करते हैं। चलो क्लियर है, आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, थोड़ी देर बाद मैं अपडेट कर दूंगा उसमें, वहाँ पर सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। और डेली क्लास के लिए आप लोग डेली 12 बजे कल से आ जाना। ठीक है, आज हमने 45 मिनट की क्लास लगाई है और आगे सोचेंगे कि क्लास बढ़ाई भी जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मेरा फन टॉक्स विद विजय का जो पेज है उसको आप लोग लाइक कर लें। जय हिंद।